अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लॉ विद कशफ और मैं हूं कशफ निसार। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कानून शहादत ऑर्डर। ठीक हो गया। ऑर्डर क्यों कहा जाता है, इसे एक्ट क्यों नहीं कहा जाता। हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, पहले नंबर में एक्ट, फिर ऑर्डर और फिर आता है ऑर्डिनेंस। ठीक हो गया। हमारे पास कानून शहादत ऑर्डर है। ये क्या है? कानून शहादत ऑर्डर। ये क्या हुआ था? 5 जुलाई 1977 को ज़ियाउल हक ने थर्ड मार्शल लगाया। तो जो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर होता है इसके पास ऑर्डर देने की पावर होती है। ठीक हो गया। तो इसकी पावर को इसने एक्सरसाइज करते हुए एक ऑर्डर पास किया जो आज तक चल रहा है। क्यों चल रहा है? ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, उसके आर्टिकल 270A की वजह से अभी तक ये बरकरार है। ठीक हो गया। ये कानूनी शहादत ऑर्डर बन गया। ये बना कैसे? इससे पहले क्या था? इससे पहले था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ठीक। इसका मतलब मेन रीज़न क्या हुआ इसके चेंज का कि हमने प्रीएमेबल चेंज किया। ठीक है गया। टू चेंज द प्रीएमेबल, बेसिक प्रिंसिपल जब होता है, प्रीएमेबल क्या होता है? जो बेसिक प्रिंसिपल होता है, जब वही चेंज कर दिया तो हमने ये पूरे का पूरा चेंज कर दिया। अब हम क्या देखने जा रहे हैं? इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो वेस्टर्न लॉ ऑफ एविडेंस से चल रहा था। ठीक है। और जो कानून शहादत है इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? कुरान एंड सुन्ना। ठीक। जब हमने प्रीएमेबल को चेंज किया तो हमें पूरे का पूरा लॉ ही चेंज करना पड़ा। आगे अब हम देखें तो QSO जो है इसकी एप्लीकेशन कहाँ है? कोर्ट्स में एप्लीकेबल है, सिविल और क्रिमिनल दोनों में। और कहाँ है? कोर्ट मार्शल में भी ये एप्लीकेबल है। उसके बाद जुडिशियल क्वासाई और क्वासाई जुडिशियल और जुडिशियल प्रोसीडिंग दोनों में ये दोनों में एप्लीकेबल है। ठीक हो गया। उसके बाद जो है हम जब इसकी एक्सेप्शन देखते हैं तो इसकी एक्सेप्शन है आर्बिट्रेशन और फैमिली कोर्ट ऑर्डिनेंस में। ठीक। इसके बाद हम क्या देखने जा रहे हैं? हम ये देखने जा रहे हैं कि QSO जो है हमारे पास, ये कौन सा लॉ है? हमारे पास एडजेक्टिव लॉ है, मतलब कि ये खसूसियात बयान करता है। कौन सी खसूसियात? गवाह की खसूसियात। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं इसका जो आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 6 तक है उसमें जनरल डेफिनेशन है। इसमें क्या है? कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। उसके बाद चैप्टर 7 आता है, ये चैप्टर 1 था। ठीक हो गया। 1 में हमारे पास आर्टिकल 1 से लेकर 6 तक है चैप्टर 1 में। उसके बाद हमारे पास चैप्टर 2 आ रहा है। चैप्टर 2 में हमारे पास 7 से लेके 8 तक, 7 और 8 यानी कि 2 ही चैप्टर हैं। इसमें हमने क्या देखना है? प्रूफ ऑफ फैक्ट और एस्टॉपल। अब जब हम तीसरी चीज़ देखने जा रहे हैं वो है हमारे पास चैप्टर 3। इसमें हमारे पास क्या है? चैप्टर 3 में हमारे पास 9 से लेकर 13 तक है। इसमें क्या है? चैप्टर 9 से लेकर 13 तक इसमें हमारे पास है प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस। जब हम आर्टिकल 3 देख रहे हैं तो आर्टिकल 3 में क्या देख रहे हैं? कॉम्पिटेंसी, कौन गवाही देगा। ठीक हो गया। आर्टिकल 17 आता है हमारे पास कि कितने गवाह होंगे। उसके बाद प्रिविलेज कम्युनिकेशन आता है जो कि 4 से लेके 14 तक आता है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद हमारे पास आर्टिकल 15 आता है। 15 में क्या? इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन यानी कि प्रिविलेज आ गया। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल 16 है जो कि अकम्प्लिस बताता है। आर्टिकल 17 है नंबर ऑफ विटनेसेस बताएगा। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं? क्या चीज़, किस चीज़ के मुतल्लिक गवाही दी जा सकती है। ठीक हो गया। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, किस चीज़ के मुतल्लिक गवाही दी जा सकती है? रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। गवाही जो होती है वो किस के मुतालिक जाएगा? 2 चीज़ों के मुतालिक है और इसमें हमें 2 बातें बताएंगे, फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। जब हम एडमिशन देखेंगे रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट में, ये हमें 30 से लेके 36 तक, आर्टिकल 30 से लेके आर्टिकल नंबर 36 तक हमें जो मिलेगा एडमिशन है कब रेलिवेंट होगा, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट कब रेलिवेंट होगा एडमिशन में। ठीक हो गया। उसके बाद हम 45 देख रहे हैं जो कि एस्टॉपल है। उसके बाद हम 37 से 43 तक पढ़ेंगे और 44 में क्रॉस आ जाएगा। 46 से लेके 47 तक हमने पढ़ना है स्टेटमेंट्स विच कैन नॉट बी फाउंड विदाउट डिले, यानी डाइन डिक्लेरेशन वगैरह। उसके बाद कौन सी गवाही रेलिवेंट है और कौन सी नहीं है। ठीक हो गया। और यहाँ पर एक्सपर्ट ओपिनियन की तरफ जाएंगे। उसके बाद कब रेलिवेंट और कब रेलिवेंट नहीं है। ठीक। उसके बाद हम 66, 67 और 68 देख रहे हैं, वो जो है रेलिवेंसी ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद हम गवाही देखेंगे ओरल गवाही के दिन कहाँ से कहाँ तक है? 70 से लेके 71 तक। हम देख रहे हैं डॉक्यूमेंट पर ओरल गवाही
नहीं होगी। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, पब्लिक और प्राइवेट है। प्राइमरी जो है हमारे पास आर्टिकल 73, सेकेंडरी 74, पब्लिक 85 और प्राइवेट 86 आर्टिकल हैं। ठीक हो गया। हमारे पास जो है हमने क्या देखा, गवाही है जो है हमारे पास ओरल जो है 70 और 71 में है। उसके बाद डॉक्यूमेंट पर ओरल गवाही नहीं होगी। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है हमारे पास 4 तरीके के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, पब्लिक, प्राइवेट। प्राइमरी 73, सेकेंडरी 74, पब्लिक 85 और प्राइवेट 86। ठीक हो गया। इसके बाद हम जो क्या देखने जा रहे हैं, इसके बाद हम देख रहे हैं कौन सी पार्टी गवाही लेकर आएगी, बर्डन ऑफ प्रूफ। इसके बाद हम एग्जामिनेशन देख रहे हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन। 3 चीज़ें हैं एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और तीसरी चीज़ री एग्जामिनेशन। कब अलाउड होगा, कब नहीं होगा, ये लीडिंग क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि ये कब अलाउड होगा और कब नहीं होगा। उसके बाद हमने आखिरी चीज़ देखनी है मिसलिनियस मॉडर्न डिवाइसेस के एविडेंस। ठीक हो गया। अभी ये जो मैंने सब कुछ आपको बताया, अब मैं आपको इन सब के MCQs करवाती हूँ। ठीक हो गया। ये पूरी QSO है जो कि जिसका मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। अब मैं आपको इस सब का MCQs एक एक करके सारे समझाती हूँ। हमने जो QSO पढ़ा है, अब हमने उसके MCQs देखने हैं। ठीक है। ये कहाँ से शुरू हो रहा है, पहली बात इसमें देख रहे हैं, कानून शहादत वॉज मेड बाय किसने, प्रेसिडेंट ने। कब किया, ऑन 28 अक्टूबर 1984। ठीक हो गया। पहली बात हमें पता चल गई, बनाया किसने, प्रेसिडेंट ने। उसके बाद कब बनाया, अक्टूबर में, 28 अक्टूबर 1984। ठीक हो गया। इसके बाद लॉ ऑफ एविडेंस वाज अमेंडेड एंड रिप्लेस्ड विद कानून शहादत। ठीक हो गया। क्या था, लॉ ऑफ एविडेंस था, क्या हुआ, अमेंड हुआ, और क्या हुआ, रिप्लेस्ड हुआ। कौन सा था लॉ ऑफ एविडेंस, क्या हुआ, अमेंड हुआ और रिप्लेस्ड हुआ किससे, विद कानून शहादत, इन ऑर्डर टू ब्रिंग इट विद, क्यों किया, विद कन्फर्मेटिव विद द इंजंक्शन ऑफ कुरान एंड सुन्ना। ठीक हो गया। किस वजह से, कुरान एंड सुन्ना में लाना था। कौन सा लॉ था, लॉ ऑफ एविडेंस। क्या हुआ, अमेंड हुआ, रिप्लेस्ड हुआ किसके साथ, कानून शहादत। क्यों, इन ऑर्डर टू ब्रिंग इट, क्या करना था, कन्फर्मेटिव विद द इंजंक्शन ऑफ कुरान और सुन्ना, कुरान और सुन्ना के इंजंक्शन पे लाना था। उसके बाद कानून शहादत 1984 कंटेन्स 166 आर्टिकल्स। ठीक हो गया। कानून शहादत कितने आर्टिकल्स रख रहा है, इसमें कितने आर्टिकल्स हैं, 166। उसके बाद अगली चीज़ देख रहे हैं, कानून शहादत 1984 रिपील द लॉ ऑफ एविडेंस 1872। ठीक हो गया। इसने कौन सा लॉ रिपील किया, लॉ ऑफ एविडेंस 1872। अगली बात हम यहाँ पे देख रहे हैं, QSO अप्लाइड टू, ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, ये हमने भी पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसमें भी हम लोगों ने देख लिया। ये अप्लाई हो रहा है कोर्ट मार्शल, ट्राइब्यूनल एंड अथॉरिटी हैविंग क्वासी जुडिशियल पावर्स। ठीक है। जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल, कोर्ट मार्शल, ट्राइब्यूनल, इन सब में अप्लाई हो रहा है क्या, QSO। उसके बाद हम देख रहे हैं कहाँ अप्लाई नहीं हो रहा, QSO डज नॉट अप्लाई टू, कहाँ अप्लाई नहीं हो रहा, प्रोसीड। अब हम देख रहे हैं QSO कहाँ अप्लाई नहीं हो रहा, QSO डज नॉट अप्लाई प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर। ठीक है। आर्बिट्रेटर में जो प्रोसीडिंग हो रही है उस पर QSO अप्लाई नहीं हो रहा। उसके बाद हम क्या देखने जा रहे हैं, अंडर QSO कोर्ट इज बाउंड टू डिटरमाइन कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस। ठीक हो गया। किस चीज़ पे कोर्ट बाउंड है, कोर्ट है बाउंड डिटरमाइन करने में कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस। उसके बाद हम आर्टिकल 3 में क्या देख रहे हैं, आर्टिकल 3 में देख रहे हैं, आर्टिकल 3 ऑफ QSO डिस्क्राइब, क्या कर रहा है, डिस्क्राइब क्वालिफिकेशन ऑफ विटनेस। क्वालिफिकेशन ऑफ विटनेस कहाँ डिस्क्राइब हो रही है, आर्टिकल 3 पे। इसके बाद अगली चीज़ क्या आ रही है, अ पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर परजुरी और गिविंग फॉल्स एविडेंस इज नॉट कॉम्पिटेंट विटनेस। ठीक हो गया। नॉट कॉम्पिटेंट विटनेस कौन सा वाला है, वो पर्सन जिसने परजुरी या गिविंग फॉल्स एविडेंस किया वो नहीं है, इज नॉट अ कॉम्पिटेंट विटनेस। ठीक हो गया। अनलेस, कब तक, ही अमेंडेड हिज वे, जब तक उसने वो अपना तौर तरीका बदलना दिया हो। ठीक। हमने इसमें क्या पढ़ा, a person who has been convicted by court for perjury or giving false evidence is not a competent witness unless he amended his way। अगली चीज़ के हम देखने जा रहे हैं, आप विटनेस गिविंग एविडेंस इन हदूद केस ही मस्ट बी मेल। हदूद केस में हमें क्या चाहिए, विटनेस मेल। अगली चीज़ हमारे पास आ गई, एन ऑफेंस ऑफ जिना बिल जबर रिक्वायर्स ईदर अ गिल्टी पर्सन और एविडेंस for adult Muslim male of
इंटेग्रिटी। ठीक है, हमें ऑफेंस जो है जिना बिल जबर रिक्वायर्ड होता है इधर अ गिल्टी पर्सन, क्या गिल्टी पर्सन हो, या एविडेंस हमारे पास किसकी हो, 4 अडल्ट मुस्लिम मेल्स की। ठीक है, ऑफ इंटीग्रिटी। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल 2 में क्या देख रहे हैं, आर्टिकल 2 ऑफ QSO डील्स विद डेफिनेशंस। हमें डेफिनेशंस कहाँ मिलेंगी, आर्टिकल नंबर 2 में। उसके बाद एविडेंस इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 2C। हमने जब एविडेंस देखना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, QSO के आर्टिकल 2C में। उसके बाद ऑल द स्टेटमेंट्स विच कोर्ट permit to requires to be made before it by witness in relation to matter of fact under injury, such statement is called oral evidence। ठीक है, ये क्या, all the statements which court permits to require to be made, ठीक हो गया, क्या होती है, made before it by witness, by किससे, विटनेस से, इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट। ठीक हो गया, मैटर ऑफ फैक्ट पे अंडर इंक्वायरी। इंक्वायरी में क्या है, सच स्टेटमेंट इज कॉल्ड, वो स्टेटमेंट हमारे पास है ओरल एविडेंस। अगली चीज़ हमारे पास आती है ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच आर प्रोवाइडेड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक हो गया, पहले हमने ओरल एविडेंस देख ली और अब हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखे। अगली चीज़ क्या आ रही है, व्हाट्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड और द फोटोग्राफ्ट आर डॉक्यूमेंट्स। ठीक हो गया, अब हमने डॉक्यूमेंट्स भी देख लिए क्या होते हैं। अगली बात हमारे पास आ रही है एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग केपेबल ऑफ बीइंग परसीव। तो हमने यहाँ पे देखा हमारे पास ओरल एविडेंस है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसके बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट है। ठीक, इन सब चीज़ों के बाद हमने क्या देखा, फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या है, कोई भी चीज़ हो, थिंग्स हो, जो कि रिलेशन हो टू द थिंग्स, किस बात के, केपेबल ऑफ बीइंग परसीव बाय द सीज इज फैक्ट। उसके बाद हमारे पास अगली चीज़ क्या आ रही है, हमारे पास अगली चीज़ आ रही है एनी पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड गिव रैशनल आंसर इज कॉल्ड कॉम्पिटेंट। जब हम कॉम्पिटेंट की डेफिनेशन देखें तो कौन सा पर्सन है, हु कैन अंडरस्टैंड एंड द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर रहा है, एंड गिव द रैशनल आंसर इज कॉम्पिटेंट। इसके बाद हम क्या देखने जा रहे हैं, इसके बाद हम देख रहे हैं अ विटनेस गिविंग एविडेंस इन हुदूद केस शैल बी मेल, सेन और अडल्ट। ठीक हो गया, हमने विटनेस की वो देख लिया है, क्या कौन हो सकता है विटनेस, मेल होगा, सेन होगा और अडल्ट होगा। कब होगा, हुदूद केसेस में। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ तस्कियल शहूद इज एप्लीकेबल टू हुदूद एंड किसास केस। तस्कियातुल शहूद हमारे पास कहाँ पे है, हुदूद और किसास केसेस में। ओके, अब हम आगे देखते हैं। अब अगली बात हम क्या देख रहे हैं, हम अगली बात यहाँ पर देख रहे हैं अ चाइल्ड कॉम्पिटेंट विटनेस टू टेस्टिफाई इफ़ ही कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड गिव द रेशनल आंसर। ठीक हो गया, चाइल्ड जो होता है कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है अगर वो अंडरस्टैंड करे क्वेश्चंस को और उनके रेशनल आंसर दे सके, तो एक बच्चा भी विटनेस हो सकता है। उसके बाद क्या, लुनेटिक इज a witness to testify unless he is prevented by his lunacy from the understanding the question कॉम्पिटेंट। ठीक हो गया, लुनेटिक भी हो सकता है हमारे पास विटनेस अगर के वो उस वक्त उस हालत में ना हो। उसके बाद हमारे पास क्या है, सच कम्युनिकेशन विच इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम फोर्स डिस्क्लोजर इज कॉल्ड द प्रिविलेज कम्युनिकेशन। ठीक हो गया, प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्या है, वो वाली कम्युनिकेशन वो जो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि हम उसको मतलब कि जो हम लोगों से कोई पूछ ना सके, या वो वाली जो कि महफूज रखी जा सके, वो हमारे पास कौन से वाले, प्रिविलेज कम्युनिकेशन। सच कम्युनिकेशन विच इज़ प्रोटेक्टिव, जो प्रोटेक्ट है फ्रॉम फोर्स डिस्क्लोजर। ठीक हो गया, वो हमारे पास प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास आ रही है कम्युनिकेशन मेड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मैरिज, जो कि टाइम पीरियड ऑफ मैरिज में कम्युनिकेशन है इज डीम्ड एज द प्रिविलेज। वो प्रिविलेज है किसके, आर्टिकल के, आर्टिकल नंबर 5 के मुताबिक, जो मैरिज में, शादी में जो आपकी बातचीत हुई वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। ठीक हो गया, उसके बाद नो पब्लिक ऑफिसर shall be compelled to disclose the communication made to him in official confidence under आर्टिकल 7। ठीक हो गया, पुलिस ऑफिसर वाली जो आपके पास है वो किसमें है, आर्टिकल 7 में। पब्लिक ऑफिसर shall be compelled टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन। ठीक हो गया, पब्लिक ऑफिसर जो है कंपल्ड है टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन क्या, मेड हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस, आर्टिकल 7 हो गया। ठीक हो गया, 5 में हमें मैरिज के बारे में बताया जो मैरिज में थी, और उसके बाद 7 में हमें बताया पब्लिक ऑफिसर के बारे में। ठीक हो गया, उसके बाद कौन सी चीज़ आती है, उसके बाद आती है एन एडवोकेट।
अब हम देखने जा रहे हैं कि एडवोकेट के बारे में क्या बात बताई गई है। एडवोकेट के बारे में बताई गई है, एन एडवोकेट कैन नॉट डिस्क्लोज एनीथिंग, जो है एडवोकेट कुछ भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता विच हैज़ बीन डन बिटवीन हिम एंड क्लाइंट, ठीक हो गया, विद परमिशन ऑफिस क्लाइंट, ठीक हो गया। हमें इस बारे में बता दिया कि वो भी कुछ भी नहीं बता सकता अपने क्लाइंट की परमिशन से। उसके बाद एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर फिगर ओ मार्क इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट, ठीक हो गया। आपको डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन चाहिए तो आपके पास ये आ गई है। कोई भी हमारे पास एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड, ठीक हो गया, अपॉन एनी सब्सटेंस, किसी भी चीज़ पे मैटर जो है जो हमें डिस्क्राइब किया गया या एक्सप्रेस किया गया। हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, लेटर में, फिगर में, ओम, मार्क्स या किसी भी मतलब मार्क वगैरह करके वो हमारे पास क्या डॉक्यूमेंट हो जाता है, वो हमारे पास डॉक्यूमेंट है। उसके बाद अगली चीज़ क्या, आर्टिकल 16 ऑफ क्यूएसओ डील विद अकम्प्लिस। अकम्प्लिस हमें कहाँ मिलेगा, अकम्प्लिस हमें आर्टिकल 16 में मिलेगा। आगे देखते हैं, टर्म अकम्प्लिस मीन्स को अक्यूज, ठीक हो गया। अकम्प्लिस का मतलब ये आपको पता चल गया, को अक्यूज एंड गिल्टी एसोसिएशन ऑफ क्राइम। अब हम देख रहे हैं कि अकम्प्लिस हमें मिल रहा है आर्टिकल 16 में, और अकम्प्लिस का मतलब है को अक्यूज और गिल्टी एसोसिएशन ऑफ क्राइम, ठीक हो गया। ये अब हमने ये भी पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं, आगे हम क्या देख रहे हैं कि जो अकम्प्लिस है शैल बी इनकॉम्पिटेंट विटनेस, जो है ये भी इनकॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है अगेंस्ट ऑन एक्यूज पनिशेबल विद हद, ठीक हो गया। जो हद के केसेस हैं इस पे इनकॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन एक्यूज पनिशेबल विद हद, ठीक है ना। ये कौन है, अकम्प्लिस। अकम्प्लिस एन अकम्प्लिस जो हो सकता है शैल बी इनकॉम्पिटेंट हो सकता है विटनेस अगेंस्ट ऑन एक्यूज पनिशेबल विद द हद, सही हो गया। उसके बाद हम अगली चीज़ क्या देख रहे हैं, अगली चीज़ है द कॉम्पिटेंट एंड द कॉम्पिटेंस एंड नंबर ऑफ द विटनेस इज डिस्क्राइब अंडर आर्टिकल 17। अब हमसे कोई आर्टिकल 17 के बारे में पूछे तो वहाँ पे क्या बता रहे हैं, हमें वहाँ पे बता रहे हैं नंबर ऑफ विटनेस बता रहे हैं, और हम बता रहे हैं कॉम्पिटेंस, ठीक है। कॉम्पिटेंस और नंबर ऑफ विटनेस हमें आर्टिकल 17 से मिलेंगे। उसके बाद क्या, इन फाइनेंशियल केसेस व्हेन द वन मेल इज विटनेस देन द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, ठीक हो गया। इस ये कौन से वाले केस आप देख लें, ये फाइनेंशियल केस है, ठीक है। इन फाइनेंशियल केसेस व्हेन वन मेल, फाइनेंशियल में जब आपके पास वन मेल होगा विटनेस, उसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट में क्या आ जाएगा, ऑफ लॉ कैन बी फुलफिल टू फीमेल एंड वन मेल विटनेस। ये किस केस में, फाइनेंशियल केस में। ये आप देख के मार्क करें कि फाइनेंशियल केस में अगर आपके पास एक मेल विटनेस है तो उसके बाद आप दो फीमेल और एक मेल विटनेस की गवाही ले सकते हैं, कौन से मैटर में, फाइनेंशियल मैटर में। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल 18 में क्या बता रहे हैं, आर्टिकल 18 इन प्रोवाइड दैट द एविडेंस मे बी गिवन ऑन फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट, ठीक हो गया। फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट हमें कहाँ मिल रहेगा, आर्टिकल नंबर 18 में। अगली चीज़ क्या है, द टर्म ऑफ रेस गेस्टे। रेस गेस्टे का मतलब क्या है, क्लोजली कनेक्टेड, मतलब कि क्लोजली कनेक्ट है वो हमारे पास रेस गेस्टे है। जेस्टे, वन फैक्ट इज कॉल्ड रेलिवेंट टू अनदर व्हेन वन इज कनेक्टेड with other in any of the ways referred to in provision of QSO relevancy of fact। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमने क्या देखा, वन फैक्ट से टू रेलिवेंट, हम एक फैक्ट को रेलिवेंट कह सकते हैं टू अनदर, अगले के व्हेन, कब, व्हेन वन इज कनेक्टेड विद अदर, जब एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा हो, इन एनी ऑफ द वेज, किसी भी तरीके से, रेफर टू प्रोविजन ऑफ क्यूएसओ रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है आइडेंटिफिकेशन परेड, ठीक हो गया। आइडेंटिफिकेशन परेड क्या होते हैं, पहले हम ये चेक लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन परेड नीड्स टू बी कंडक्टेड बिफोर, कहाँ कंडक्ट होती है, मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन, मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन में हमें आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट करनी है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, उसके बाद देख रहे हैं आइडेंटिफिकेशन परेड इज अ काइंड ऑफ कॉर्पोरेटिव एविडेंस, ठीक हो गया। किसकी काइंड है, कॉर्पोरेटिव एविडेंस की। द रूल ऑफ एलिबिली, प्ली ऑफ एलिबिली इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 24(2). रूल ऑफ एलिबी हमें आर्टिकल, सॉरी इसमें आर्टिकल है, आर्टिकल 24 के 2 में हमें रूल ऑफ एलिबी मिलेगा। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, प्ली ऑफ एलिबी कैन बी राइज्ड इन क्रिमिनल केसेस। प्ली ऑफ एलिबी हमें कहाँ, हाँ हो सकती है, प्ली ऑफ एलिबी क्रिमिनल केसेस में होता है, ठीक हो गया। अगली बात क्या, अगली बात यह है कि आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 क्या कर रहा है, आर्टिकल 22 क्यू एसो डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन परेड। आइडेंटिफिकेशन परेड हमें कहाँ पे मिलेगा, आर्टिकल 22 में। अगली बात, द टर्म परेड मीन्स, परेड का मतलब क्या है, इसका मतलब है मीन प्रोसीजर ऑफ द कंडक्टिंग आइडेंटिफिकेशन परेड, ठीक हो गया। प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग आइडेंटिफिकेशन परेड है इसका मतलब। इसके बाद क्या था, आइडेंटिफिकेशन परेड नीड्स टू कंडक्टेड
कहाँ पे कंडक्ट होती है? बिफोर द मैजिस्ट्रेट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन, वो मैजिस्ट्रेट जिसकी ज्यूरिसडिक्शन हो। उसके बाद हमारे पास अगली बात क्या है? हमारे पास आर्टिकल नंबर 24 का 2 आता है। इसमें हमने क्या देखना है? डिस्क्राइब कर रहा है व्हेन इररेलेवेंट बिकम्स रेलिवेंट। जो रेलिवेंट बनता है वो हमें 24 के 2 में पता चलता है। उसके बाद द टर्म एलिबी मीन्स प्ली ऑफ एब्सेंस एट द प्लेस ऑफ ऑफेंस। ठीक हो गया? एल्सवेयर मतलब कि एक जुर्म हुआ है और वो बंदा कहीं और है, तो वहाँ पे वो क्या है आएगी, वहाँ पे प्ली ऑफ एलिबी आएगा। ठीक, यहाँ पे टर्म प्ली ऑफ एलिबी यूज होगा। उसके बाद एडमिशन इज डिफाइंड। एडमिशन कहाँ डिफाइन होता है? अंडर आर्टिकल 30। एडमिशन अंडर आर्टिकल 30। उसके बाद एडमिशन में ऑपरेट एज एस्टोपल। एडमिशन कैसे ऑपरेट हो सकता है? एस्टोपल की तरह। उसके बाद कन्फेशन इज एप्लीकेबल इन क्रिमिनल केसेस। कन्फेशन जो है क्रिमिनल केसेस में, मतलब इंसान अपना जुर्म कबूल करता है, वो कन्फेशन में आएगा। उसके बाद कन्फेशन ऑन ओथ हैज़ नो सेंसिटी इन लॉ। ठीक, उसके बाद कन्फेशन ऑन ओथ की कोई सेंसिटी नहीं है लॉ में। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं? डिलेड कन्फेशन इज रेलिवेंट। नीचे कर लूँ मैं, ये हो गया। डिलेड कन्फेशन जो है रेलिवेंट है इवन इट इज़ मेड एट द लास्ट स्टेज ऑफ ट्रायल। ठीक हो गया, जहाँ तक कि वो ट्रायल के आखिरी स्टेज में भी हो गया। कौन सा? डिलेड कन्फेशन इज रेलिवेंट। रेलिवेंट रहेगा यहाँ तक कि वो आखिरी स्टेज में भी हो ट्रायल के। उसके बाद यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है कन्फेशन जो होगा पुलिस में बिफोर पुलिस जो होगा इन एब्सेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट। ठीक हो गया, पुलिस के सामने होगा पर मैजिस्ट्रेट के एब्सेंस में होगा, इज़ नॉट एडमिसिबल इन लॉ। ठीक हो गया, मैजिस्ट्रेट की एब्सेंस और पुलिस की प्रेजेंस में जो सा एडमिशन हो, जो सा कन्फेशन होगा वो एडमिसिबल इन लॉ नहीं होगा। ठीक है, कन्फेशन बिफोर पुलिस इन एब्सेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट इज़ नॉट एडमिसिबल इन लॉ। ठीक है, उसके बाद हम इसकी अगली बात देख रहे हैं। व्हेन एक्यूज पर्सन रिकॉर्ड स्टेटमेंट, फिर क्या होगा? ही विल बी यूजुअली क्रॉस एग्जामिन्ड बाय द प्रोसिक्यूशन। ठीक हो गया, क्या होगा? जब एक्यूज पर्सन होगा रिकॉर्ड करेगा अपनी स्टेटमेंट में, फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं? क्रॉस एग्जामिनेंट में लेके जाते हैं बाय प्रोसिक्यूशन। ठीक हो गया। इंट्रीज इन बुक ऑफ अकाउंट एज प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 48। ठीक हो गया, आर्टिकल 48 में हम क्या देख रहे हैं? इंट्रीज इन बुक ऑफ अकाउंट। ठीक, अब इंट्रीज इन बुक ऑफ अकाउंट किसके मुताबिक? आर्टिकल 4 ऑफ QSO आर रेलिवेंट। ये क्या है? रेलिवेंट है। बट अगली बात हमने क्या देख ली? सबसे पहले तो हमने देख ली जो कि इंट्रीज थी अकाउंट की, जो कि आर्टिकल 48 के मुताबिक है, वो रेलिवेंट है बट नीड्स टू बी प्रूव बाय अदर एविडेंस। और इसके रेलिवेंट होने के बावजूद इनको अदर एविडेंस पे इनको प्रूफ करना पड़ेगा। उसके बाद हम देख रहे हैं ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट अपॉन एनी पॉइंट ऑफ लॉ और फैक्ट इज रेलिवेंट। जो एक्सपर्ट की ओपिनियन है वो किस भी पॉइंट पे है वो रेलिवेंट होती हैं। उसके बाद आर्टिकल 64 हमें बता रहा है, आर्टिकल 64 ऑफ QSO डील्स विद ओपिनियन ऑफ रिलेशनशिप विद द रेलिवेंट। ठीक हो गया, 64 में हमने देखा कि आर्टिकल 64 ऑफ QSO डील्स विद द ओपिनियन ऑफ रिलेशनशिप विद रेलिवेंट, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हम देख रहे हैं व्हेन वो ओपिनियन ऑफ एनी लिविंग पर्सन इज रेलिवेंट द ग्राउंड अपॉन रेलिवेंट ओपिनियन बेस्ड। ठीक है, इसमें क्या है? वन एवर जब भी कोई भी ओपिनियन होगी किसी भी लिविंग पर्सन की, रेलिवेंट है जो कि ग्राउंड्स अपॉन होगी रेलिवेंट ओपिनियन के बेस पे। उसके बाद हम अगली बात क्या देख रहे हैं? अ प्लेंटिफ ऑफ सूट। जो प्लेंटिफ ऑफ सूट है उसको क्या जरूरत है? नीड्स टू प्रूफ इस केस थ्रू किन किन चीज़ों से? ओरल, प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस से। जो प्लेंटिफ है ऑफ अ सूट, जो कि सूट का प्लेंटिफ है, उससे प्रूफ करने की ज़रूरत है अपने केस को ओरल, प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस से। आगे हम देख रहे हैं एडमिशन इज बेस्ड अपॉन सिविल केसेस। हमने पहले क्या पढ़ा? कन्फेशन था। कन्फेशन जो है वो क्रिमिनल में है, और जो एडमिशन है वो सिविल में है। फिर देखें कन्फेशन इज एप्लीकेबल इन क्रिमिनल केसेस और एडमिशन इज एप्लीकेबल इन सिविल केसेस। कन्फेशन इज डिस्क्राइब अंडर आर्टिकल 37 से 43 पे हम कन्फेशन पर। आगे क्या बात है? आगे ये है सच कन्फेशन इज मेड बिफोर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज कॉल्ड जुडिशियल। ठीक हो गया, जो उनकी कन्फेशन होगी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने होंगी वो क्या होंगी? वो जुडिशियल होंगी। अब क्या है? सच कन्फेशन विच इज मेड बिफोर देयर देन जज इज कॉल्ड द एक्स्ट्रा जुडिशियल। ठीक हो गया, और जो जज के सामने होंगी एक्स्ट्रा जुडिशियल होंगी और जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने होंगी वो जुडिशियल होंगी। हमने अब जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल के बारे में भी पढ़ लिया। कन्फेशन कौन सी जुडिशियल और कौन सी एक्स्ट्रा जुडिशियल है? कन्फेशन जुडिशियल वो है जो कि हमारे पास
जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने होंगी, और एक्स्ट्रा जुडिशियल वो हैं जो कि हमारे कन्फेशन बिफोर द जज होंगी। ठीक है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन नीड्स टू बी प्रूव्ड बाय स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेटिव एविडेंस। ठीक है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो है उसको प्रूव करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेटिव एविडेंस चाहिए। अब क्या है, अब ये है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 39, आर्टिकल कौन सा 39 ऑफ क्यूएसओ कन्फेशन मेड ड्यूरिंग कस्टडी ऑफ द पुलिस नीड्स टू बी प्रूफ। ठीक हो गया, आर्टिकल 39 के मुताबिक जो कन्फेशन है जो कि हमारे कस्टडी में पुलिस की हुई थी वो प्रूफ करने की ज़रूरत है। ये हमने पहले भी तो पढ़ लिया है, इसकी जो अगली बात थी। उसके बाद इफ़ एनी एक्यूज मेक्स कन्फेशन इन ज्वाइंट ट्रायल और सच कन्फेशन विल बी डीम्ड एज द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। क्या हो गया, जो भी एक्यूज होगा, कोई भी कन्फेशन करेगा ज्वाइंट ट्रायल में, वो कन्फेशन क्या होगी, डीम्ड होगी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में। ठीक हो गया, और उसके बाद डाइंग डिक्लेरेशन क्या होगी, डीम्ड एज वीक एविडेंस। डाइंग डिक्लेरेशन क्या है, वीक एविडेंस है। All accused person shall be liable to cross examination under आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 के मतलब के मुताबिक क्या होगा, तमाम accused person होंगे liable होंगे क्रॉस एग्जामिनेशन के। अगली बात, एडमिशन और नॉट कंक्लूसिव प्रूफ। एडमिशन कंक्लूसिव प्रूफ क्यों है, प्रूफ नहीं है, बट दे में ऑपरेटर एस्ट्रोपल अंडर आर्टिकल 45। ठीक हो गया, अंडर आर्टिकल 45 हमने क्या पढ़ रहे हैं कि एडमिशन जो है कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है पर ऑपरेट हो सकते हैं एस्ट्रोपल। ये हम आर्टिकल 45 कर रहे हैं, ये हमने आर्टिकल्स के सारे नंबर याद करने हैं जो जो हमने ऊपर पढ़ा, कौन कौन से आर्टिकल में कौन कौन सी बात पता चल रही है। उसके बाद डाइंग डिक्लेरेशन इज डिस्क्राइब अंडर 46 का 46 का सबसेक्शन 46 के 1 में हम लोगों ने क्या देखा, डाइंग डिक्लेरेशन। उसके बाद अ डाइंग डिक्लेरेशन इज कॉर्पोरेटिव प्लेस ऑफ एविडेंस। डाइंग डिक्लेरेशन क्या है, कॉर्पोरेटिव प्लेस ऑफ एविडेंस है। अ डाइंग डिक्लेरेशन cannot form the sole basis conviction unless corroborated. A dying declaration cannot form the sole basis conviction unless corroborative। क्या है, डाइंग डिक्लेरेशन नहीं हो सकता सोल बेसिस कन्विक्शन, कब तक है, कॉर्पोरेटेड तक। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन डिफाइन अंडर आर्टिकल 59। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन हमें कहाँ मिल रहा है, आर्टिकल 59 में हमें प्रिंसिपल ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन मिल रहा है। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट sought upon any point of foreign law or फैक्ट विल बी रेलिवेंट। ये क्या है, ओपिनियन जो एक्सपर्ट की है, सॉर्ट अपॉन एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे हो सकती हैं, और फॉरेन लॉ से हो सकती हैं, कब हो सकती है, या फैक्ट विल बी, और कब होंगे, फैक्ट जो होगा हमारा रेलिवेंट हो जाएगा। अब प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ एक्यूज इज रेलिवेंट, जो एक्यूज की प्रीवियस जो कन्विक्शन है वो रेलिवेंट हो सकती है, कब हो सकती है, क्रिमिनल केसेस में। कैसे हो सकती है, टू शो बैड कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन। ठीक हो गया, जो प्रीवियस कन्विक्शन है एक्यूज की रेलिवेंट हो सकती है क्रिमिनल केसेस में, ये बात बताने के लिए कि उसका बैड कैरेक्टर है, उस बंदे का बैड कैरेक्टर है। उसके बाद क्या है, द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट में बी प्रूव बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक हो गया, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रूव हो सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी से। उसके बाद प्राइमरी एविडेंस में बी डिफाइंड हाइन। प्राइमरी जो हम देख रहे हैं एविडेंस हमें कहाँ मिलेंगे, आर्टिकल 73 में मिलेंगे। सेकेंडरी एविडेंस हमें 73 में मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, ओरल ये 74 होगा, ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन इज डीम्ड एज सेकेंडरी। ठीक हो गया, जो ओरल अकाउंटेंट्स ऑफ कंटेंट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स, किसी भी के डॉक्यूमेंट के गिवन होते हैं किसी पर्सन से, डीम क्या होते हैं, सेकेंडरी। ठीक है, उसके बाद पहले देख लें, ओरल अकाउंटेंट जो है हमारे पास कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के जो कि गिवन होते हैं किसी भी पर्सन को, वो हमारे पास होते हैं सेकेंडरी, वो हमारे पास सेकेंडरी होंगे। उसके बाद जो तमाम फैक्ट्स हैं प्रूव होते हैं ओरल और डॉक्यूमेंट से, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से। ठीक हो गया, ऑल फैक्ट्स मस्ट बी प्रूव। तम फैक्ट्स किससे प्रूव होंगे, ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से। उसके बाद ओरल एविडेंस जो है मस्ट बी ओरल एविडेंस मस्ट बी क्या होना चाहिए, डायरेक्ट। हमें कहाँ पे मिलेगा, आर्टिकल 71 में हमें कौन सी बात दी गई है कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, किसके मुताबिक। तो इधर हमें पता चला कि ओरल एविडेंस में है
मस्ट बी प्रूव होती है, ओरल एविडेंस मस्ट बी प्रूव अंडर आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 से हमें ओरल एविडेंस प्रूव करनी होती है। उसके बाद क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ शहादल शहदा इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 71। 71 में हमें शहादल शहदा का मिला। उसके बाद अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 70 में हम क्या देख रहे हैं, QSO ऑल फैक्ट्स मस्ट बी प्रूव बाय एविडेंस एक्सेप्ट कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट ओरल। ठीक हो गया, ओरल डॉक्यूमेंट के अलावा, कंटेंट ऑफ ओरल डॉक्यूमेंट के अलावा सब कुछ हमें आर्टिकल 70 में मिल गया। उसके बाद क्या है, इसके बाद हम इसमें देख रहे हैं द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड। कैसे प्रूव होते थे, इधर प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस। ये हमें कहाँ मिल रहा है, 72 में। ओके, व्हेन डॉक्यूमेंट itself is produced for inspection of court, ये क्या है, सच डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द प्राइमरी एविडेंस। हमारे पास प्राइमरी एविडेंस की डेफिनेशन आ गई, क्या आ गई, कोई भी डॉक्यूमेंट होगा इटसेल्फ प्रूव होगा फॉर इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट, तो वो डॉक्यूमेंट हमारे पास प्राइमरी एविडेंस है। इसके बाद अगली चीज़ क्या है, वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एक्सक्यूटेड इन द सीवरल पार्ट्स सो ईच पार्ट इज कॉल्ड प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स। ठीक हो गया, जब कोई डॉक्यूमेंट होगा वो के सीवरल पार्ट्स में होगा तो उसका हर जो पार्ट होगा वो प्राइमरी एविडेंस होगा। अगली चीज़ ये है कि वेयर अ प्रिंट आउट इज मेड, जब प्रिंट आउट हमारे पास बनता है फ्रॉम ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम इज कॉल्ड द प्राइमरी एविडेंस। ये हमारे पास प्राइमरी एविडेंस आ गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, प्रिंटिंग, फोटोग्राफ, लिथोग्राफी आर एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एविडेंस। जो हमारे पास प्राइमरी एविडेंस कौन कौन सी हैं ये भी हमने देख ली। ये अब हमने प्राइमरी एविडेंस सारा पढ़ लिया। सबसे पहले हमने पढ़ा कोई भी डॉक्यूमेंट होगा खुद से है जो कि प्रोड्यूस होगा, इंस्पेक्शन ऑफ सच, जो वो तो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास क्या होंगी, प्राइमरी एविडेंस होगी। उसके बाद प्राइमरी एविडेंस जो है उसके जो कोई डॉक्यूमेंट्स हो गए जो कि एग्जीक्यूट होगा, उसके सिवरल पार्ट्स होंगे, हर पार्ट उसका जो होगा प्राइमरी एविडेंस होगा। उसके बाद क्या बात है, उसके बाद ये बात है कि हमारे पास प्रिंट होगा जो कि ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम से, वो हमारे पास प्राइमरी एविडेंस होगा। और अगली बात हमने प्राइमरी एविडेंस में ये पढ़ी कि हमारे पास प्रिंटिंग होगी, फोटोग्राफी होगी, लिथोग्राफी होगी, ये सब जो है एग्जाम्पल है प्राइमरी एविडेंस की। उसके बाद सेकेंडरी एविडेंस इज डिफाइंड आर्टिकल 74। प्राइमरी एविडेंस के बाद जब हम सेकेंडरी एविडेंस में आए तो ये हमें सेकेंडरी एविडेंस अब आर्टिकल 74 में मिल रहा है। फोटोग्राफ ऑफ ओरिजिनल इज कॉल्ड सेकेंडरी एविडेंस। ठीक हो गया, जो कि ओरिजिनल की जो फोटोग्राफ होगी, फोटोग्राफ ऑफ ओरिजिनल, जो फोटोग्राफ होगी ओरिजिनल की, वो सेकेंडरी एविडेंस में आ जाएगी। सर्टिफाइड कॉपीज एंड कॉपीज मेड बाय मैकेनिकल प्रोसेस, कॉपीज मेड बाय सर्टिफाइड कॉपीज़ जो हैं और जो कॉपीज़ मेड बाय मैकेनिकल प्रोसेस हुई हैं, कॉपीज़ मेड हुई हैं कंपेयरिंग विद ओरिजिनल से आर डीम्ड एज सेकेंडरी एविडेंस। ठीक हो गया, ये क्या हमारे पास बन गई सेकेंडरी एविडेंस है। कौन सी, सर्टिफाइड कॉपीज़, कॉपीज़ मेड बाय मैकेनिकल प्रोसेस, कॉपीज़ बाय कंपेयरिंग विद ओरिजिनल। ठीक हो गया, जो कि हमारे पास किससे बनी, जो हमारे पास मैकेनिकल प्रोसेस से बनी, या कॉपीज़ हमारे पास कंपेयरिंग विद ओरिजिनल से बनी, हमने ओरिजिनल से कंपेयर करके बनाई। ये सब हमारे पास क्या आ गई, सेकेंडरी एविडेंस हो गई। उसके बाद आर्टिकल 76 में हम क्या देख रहे हैं, आर्टिकल 76 ऑफ QSO डील्स विद द केसेस वेयर सेकेंडरी एविडेंस मे बी गिवन। तो सेकेंडरी एविडेंस जो हमें बता रही है वो हमें आर्टिकल 76 बता रही है। द फैक्ट एंड इशू राइज्ड इन प्लीडिंग नीड्स टू बी प्रूव्ड बाय ओरल प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। ठीक हो गया, इसमें हमने देख लिया फैक्ट्स एंड इशू जो राइज होते हैं प्लीडिंग में, वो हमने प्रूफ कहाँ से करने हैं, ओरल, प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस से। लिस्ट ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 85। लिस्ट ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट हमें कहाँ पे मिलेगी, आर्टिकल 85 में। हमें क्या देख रहे हैं, हमने यहाँ पे देखा लिस्ट ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट इज प्रोवाइडेड, लिस्ट ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड की है आर्टिकल 85 में। उसके बाद रजिस्टर्ड निकाह फॉर्म इज पब्लिक डॉक्यूमेंट। ठीक हो गया, एक निकाह है जो कि रजिस्टर्ड है, वो किस चीज़ की फॉर्म है, वो क्या है, वो हमारे पास पब्लिक डॉक्यूमेंट है। उसके बाद हमारे पास 90 से 101 में हम क्या पढ़े, प्रिजम्पशन एज डॉक्यूमेंट हैव बीन प्रूव अंडर आर्टिकल 90 से लेके 101 में। प्रिजम्पशन जो है एज टू डॉक्यूमेंट हैज बीन प्रूव हमें कहाँ मिलेगा, 90 से लेके 101 में। अगली बात, द प्रोडक्शन ऑफ पावर ऑफ अटर्नी, जो प्रोडक्शन ऑफ पावर ऑफ अटर्नी की बिफोर द कोर्ट शैल बी प्रिज्यूम्ड, कहाँ पे हो रही है, अंडर आर्टिकल 95। अब लिस्ट ऑफ जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट्स इज एन्यूमरेटेड अंडर आर्टिकल 112 में। क्या है, जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट्स जो हैं हमें कहाँ है, अंडर आर्टिकल 112। द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ ऑल पाकिस्तान लॉ। ठीक है, जो कि भी पाकिस्तान लॉ में इस पे कोर्ट उस पर जुडिशियल नोटिस ले सकती है। आर्टिकल 113 ऑफ QSO एडमिटेड फैक्ट नीड टू बी प्रूव, एडमिटेड फैक्ट नीड टू प्रूव, नीडेड टू बी प्रूव हमें कहाँ मिलेंगे, आर्टिकल 113 में।
अब आर्टिकल 113 के बाद आर्टिकल 114 आ रहा है। 114 में हम देख रहे हैं आर्टिकल 114 ऑफ क्यूएसओ डिस्क्राइब्स डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल। 113 में हमने देखा एडमिटेड फैक्ट्स नीड टू बी प्रूव्ड। उसके बाद एस्टोपल हमने देखा आर्टिकल 114 में। इनके बाद क्या चीज़ आ रही है, इसके बाद आ रही है द प्रोसीडिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ। ये क्या है, द प्रोसीडिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ इन केस ऑफ जनरल एक्सेप्शंस ऑफ पीपीसी इज एनुमरेटेड 1 to 1। ठीक है, उसके बाद चाइल्ड बर्थ, जो बच्चा पैदा होता है वैलिड मैरिज में, इज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। ये क्या है, लेजिटिमेसी का कंक्लूसिव प्रूफ है। अब हमारे पास क्या आ रहा है, अगर कोई बच्चा पैदा होता है, इफ़ अ चाइल्ड इज बॉर्न, कब पैदा होता है, बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ 6 लूनर मंथ्स। ठीक हो गया, फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज सच चाइल्ड शैल बी डीम्ड एज लेजिटिमेट। ठीक हो गया, जो कि 6 महीने में पैदा हो जाएगा वो क्या है, लेजिटिमेट चाइल्ड है। जज इज इम्पावर टू डिसाइड द एडमिजिबिलिटी ऑफ द एविडेंस, आर्टिकल 131। ठीक होगा, जज जो है इम्पावर्ड है डिसाइड करने के लिए एडमिजिबिलिटी ऑफ एविडेंस में, आर्टिकल कौन में आ रही है, 131 में। द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस बाय एडवर्स पार्टी इज कॉल्ड क्रॉस एग्जामिनेशन। जो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस है एडवर्स पार्टी से, वो क्या है, इज कॉल्ड द क्रॉस एग्जामिनेशन। उसके बाद एग्जामिनेशन इन चीफ हमें कहाँ मिल रहा है, 132 पे। 131 में हमें क्या मिला कि एडमिजिबिलिटी, जज जो है इम्पावर्ड है डिसाइड करने के लिए, डिसाइड द एडमिजिबिलिटी ऑफ एविडेंस, हमें 131 में मिल रहा है। 131 के बाद 132 में हमें क्या मिल रहा है, एग्जामिनेशन इन चीफ मिल रहा है। अगली बात, द कोर्ट में फॉरबिड इंसिडेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चन, हमें यहाँ कहाँ मिल रहा है कि 146 में हमें क्या पता चल रहा है, कोर्ट हमें इनडिसेंट और स्कैंडल वाले सवालों से रोक रहा है, वो हमें 146 में बता रहे हैं। 146 में हमें क्या पता चला, कोर्ट हमें रोक रहा है, फॉरबिड कर रहा है। इनडिसेंट जो कि क्वेश्चन सही नहीं है, इनडिसेंट है, और स्कैंडलस जिससे स्कैंडल वगैरह है, वो 141 में हमें कोर्ट इस बात से रोक रहा है। आर्टिकल 136 से 138 ऑफ क्यूएसओ हमें क्या बता रहा है, लीडिंग क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं। लीडिंग क्वेश्चन अगर हमने देखने हो तो हमें कहाँ से मिलेंगे, आर्टिकल 136 से लेके 138 क्यूएसओ हमें लीडिंग क्वेश्चन बता रहा है। उसके बाद लीडिंग क्वेश्चन, अगली बात है कहाँ मिल रहा है, मे बी आस्क, पूछ सकते हैं आफ्टर एग्जामिनेशन इन चीफ एंड ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। तो हमें लीडिंग क्वेश्चन कहाँ पूछ सकते हैं, लीडिंग क्वेश्चन में भी आस्क सवाल किया जा सकता है, हमें लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आफ्टर किस चीज़ के बाद, एग्जामिनेशन इन चीफ एंड ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। आफ्टर क्या, आफ्टर एग्जामिनेशन इन। तो इसमें आपने देखा क्या क्या, लीडिंग क्वेश्चन में भी आस्क पूछे जा सकते हैं आफ्टर किसके, आफ्टर एग्जामिनेशन इन चीफ। ठीक हो गया, आफ्टर जो है एग्जामिनेशन इन चीफ, और ड्यूरिंग क्या, ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन क्या पूछे जा सकते हैं, लीडिंग क्वेश्चंस। उसके बाद जनरली लीडिंग क्वेश्चंस कैन नॉट बी आस्क्ड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। ठीक हो गया, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन नहीं पूछे जा सकते इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक हो गया, जनरल लीडिंग क्वेश्चन जो है नहीं पूछे जा सकते ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन। उसके बाद लीडिंग क्वेश्चन की अगली बात क्या है, लीडिंग क्वेश्चन में भी आज ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन हमें यहाँ पर कहाँ पे मिल रहा है, अंडर आर्टिकल 138। लीडिंग क्वेश्चन जो है क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, ये हमें कौन से आर्टिकल मिल रहा है, आर्टिकल 138। आर्टिकल 142 ऑफ क्यूएसओ डील्स विद द कंपल्जन ऑफ अ विटनेस टू आंसर एनी क्वेश्चन। 142 क्या है, 142 क्यूएसओ डील्स करता है कंपल्जन ऑफ विटनेस। ठीक है ना, कंपल्जन किसकी, विटनेस की, किस बात की, टू आंसर एनी क्वेश्चन। Article 144. Article 144 of QSO provide that question not be asked without reasonable ground. ठीक हो गया, आर्टिकल 144 क्या बता रहा है कि क्वेश्चन नहीं पूछ सकते किसी रीजनेबल ग्राउंड के बगैर। उसके बाद when in cross examination of a witness new things and facts appear that the party who produced whose the witness can give application to that court for the re-examination of such witness। क्या है, जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है विटनेस का नई चीज़ों के बारे में और फैक्ट्स अपीयर होते हैं, तो क्या होता है, पार्टी जो के प्रोड्यूस करती है विटनेस को, तो वो क्या कर सकती है, एप्लीकेशन दे सकती है कोर्ट को किस बात की, री एग्जामिनेशन ऑफ सच विटनेस। ठीक हो गया, अगली बात क्या है, द प्रोसेस ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय, द प्रोसेस ऑफ एविडेंस जो है कंडक्ट कैसे होता है, एडवर्स पार्टी इज कॉल्ड क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक हो गया, जो कि प्रोसेस होता है एविडेंस के कंडक्ट होता है एडवर्स पार्टी के, उसे हम क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। अगली बात, द अ पर्सन unsummoned to produce a document, ठीक हो गया, does not become a witness। ठीक हो गया, जो पर्सन है समन किया और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए वो विटनेस नहीं बन सकता।
by the mere facts that the produce it cannot be cross examined, ठीक हो गया, unless and until, कब तक, he is called as witness, ठीक है, जब तक उसे विटनेस के तौर पे ना बुलाया जाए, one any witness turn down and record his evidence अगेंस्ट द इंटरेस्ट, जो भी जब भी कोई भी विटनेस होगा जाएगा रिकॉर्ड करेगा अपने एविडेंस वापस, मतलब वो कर देगा, वापस ही कर देगा और अपने रिकॉर्ड करेगा एविडेंस अगेंस्ट अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट जो पार्टी जो होगी जो कि प्रोड्यूस करेगी ही इसको प्रोड्यूस करेगी, तो पार्टी जो है बना सकती है, दे सकती है एप्लीकेशन कोर्ट को किस बात की, डिक्लेयर करने के लिए कि वो पर्सन हॉस्टाइल विटनेस है। उसके बाद हमें आर्टिकल 163 देखने को मिल रहा है। आर्टिकल 163 क्यूएसओ डील विद द जनरल ओथ। जब हम जनरल ओथ के बारे में क्यूएसओ आर्टिकल 163 क्यूएसओ डील करता है जनरल ओथ। अगर आपसे कोई पूछे जनरल ओथ कहाँ मिलेगा, हमें बता सकते हैं 163 पे, या हमसे कोई पूछे 163 में क्या मिल रहा है, वो जनरल ओथ मिल रहा है। उसके बाद द क्रेडिट ऑफ विटनेस में बी इम्पीच अंडर आर्टिकल 151। जो क्रेडिट ऑफ विटनेस है हमें इम्पीच होता है कहाँ पे, आर्टिकल 151 में। उसके बाद क्या, द कोर्ट में डिक्लेयर एनी विटनेस हॉस्टाइल 150 के तहत जो कोर्ट है किसी भी विटनेस को हॉस्टाइल करार दे सकती है। द कोर्ट में डिस्क्रिशनरी पावर, कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। डिस्क्रिशनरी पावर कहाँ पे है, आर्टिकल 150 पे, किस बात की, डिक्लेयर कर सके कोई भी विटनेस हॉस्टाइल है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको रिफ्रेश कर सकता है मेमोरी को और फ्रॉम हिज डायरी, कौन से सेक्शन आर्टिकल के मुताबिक, आर्टिकल 155 के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है रिफ्रेश कर सकता है मेमोरी को आर्टिकल 155 के मुताबिक। उसके बाद द इम्प्रॉपर एडमिशन जो है और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस जो है शेल नॉट बी ग्राउंड फॉर न्यू ट्रायल। ये हमें न्यू ट्रायल एंड रेलिवेंट और रिवर्सल ऑफ द डिसीजन ऑफ क्यूएसओ क्या है, द इम्प्रॉपर एडमिशन है या रिजेक्शन ऑफ एविडेंस है, वो क्या है, कोई ग्राउंड नहीं हो सकते न्यू ट्रायल और रिवर्सल ऑफ डिसीजन ऑफ क्यूएसओ। उसके बाद हमारे पास है एक्सेप्टेंस ऑफ द डिनाइल ऑफ क्लेम ऑन ओथ डज नॉट अप्लाई क्रिमिनल एंड हदूद केस। ये क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिनाइल एंड क्लेम जो है ओथ पे अप्लाई नहीं होता, कहाँ पे, क्रिमिनल एंड हदूद केसेस पे। उसके बाद एविडेंस आता है, एविडेंस प्रोड्यूस बाय यूजिंग मॉडर्न डिवाइसेस इट एडमिसिबल बिफोर द कोर्ट। 164 के मुताबिक हमारे पास जो एविडेंस आते हैं मॉडर्न डिवाइसेस में वो एडमिसिबल हैं कोर्ट में। उसके बाद एविडेंस जो होता है रिकॉर्ड होता है विदाउट ओथ इज नॉट एडमिसिबल इन जुडिशल प्रोसीडिंग। जो कि एविडेंस होते हैं रिकॉर्ड होते हैं विदाउट ओथ के, वो एडमिसिबल नहीं है जुडिशल प्रोसीडिंग के। ये जो हमारा भी लॉ गेट का टेस्ट हो रहा है उसके लिए हमने क्यूएसओ की पूरी बुक एमसीक्यूज के लिए सारे आर्टिकल्स को इस तरह करके पढ़ लिया कि आपको याद हो जाए, और एक बार आप ये देखना आपके क्यूएसओ में फुल मार्क्स आ जाएंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।